नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट है और एक कॉन्सेप्ट है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्था होती है सरकार चलाने की। एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होती है प्रेसिडेंटियल सिस्टम। कहने का मतलब संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हम करेंगे। जो प्रेसिडेंटियल शासन प्रणाली है, हम ये भी देखेंगे कि विश्व के कितने देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कितने देशों में प्रेसिडेंटियल सिस्टम चल रहा है। संसदीय शासन प्रणाली और इनके जो बीच का एक कॉन्सेप्ट और है जो अर्ध अध्यक्षात्मक कहलाता है। अपने 11th क्लास में भी ये है कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि राजनीति विज्ञान में आपका इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाए और आप आसानी से इसको समझने लगे। सबसे पहले हम देखें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ सरकार के 3 अंग होते हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तीनों अंग एक व्यक्ति के अधीन हो सकते हैं, एक पार्टी के अधीन हो सकते हैं, एक संस्था के अधीन हो सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो तीनों अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती। ये व्यवस्था होती है लोकतांत्रिक सरकारों की। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। अब सबसे पहले हम संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमें इस शासन प्रणाली का एक गहरा अनुभव हो चुका था। क्योंकि 1853 जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति से पहले एक जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा अधिनियम बनाया गया था। तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीज बो दिए गए थे और तभी से 1947 तक एक लंबा पीरियड, लगभग 100 वर्ष का पीरियड निकल चुका था। और हमारे जो विद्वान थे, जो शासन प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, हमारे नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन भी लड़ रहे थे, तो उनको ये एक्सपीरियंस हो चुका था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। और जब ब्रिटेन भारत पे शासन कर रहा था उपनिवेशवाद के दौरान, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू ही ब्रिटेन है वो भारत पे शासन कर रहा था। तो अब हमने देख लिया मोटी मोटी बातें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट संसदीय प्रणाली होती क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोकतंत्र की वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच गहरा संबंध होता है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं। अब जब प्रेसिडेंटियल प्रणाली हम देखेंगे तो ये दोनों संस्थाएं अलग अलग कार्य करेंगी। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की खूबसूरती है कि इन दोनों संस्थाओं के बीच गहरा समन्वय होता है और ये सत्ता की साझेदारी करते हैं, यानी मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो संसदीय प्रणाली है वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता है। कार्यप्रणाली ये तो आपको पता है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका उनकी समीक्षा करती है। तो संसदीय प्रणाली में इन दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। तो कार्यपालिका यानी सरकार है वो कहाँ से बनती है, विधायिका में से ही बनती है, संसद से ही बनती है। संसद में जो सदन यानी लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, ये सामान्य सी बात है कि जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है फिर वो ही अपना मंत्रिमंडल बनाती है। वो उस मंत्रिमंडल में से ही एक व्यक्ति जो उनको सही लगे उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये आपको पता है इतना।
तो लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इसमें उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट, जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है कि व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका यानी सरकार है वो जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। और वो भी किस सदन के प्रति होती है ये भी हम फैक्ट भी क्लियर करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में आप बैठें, भर्ती एग्जाम में बैठे, वहाँ आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फैक्ट है वो गलत नहीं हो। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं, इनके बीच गहरा समन्वय होता है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका आपस में शक्तियों को साझा करती है। मंत्रिमंडल का गठन संसद में से ही किया जाता है। ये मैंने ऊपर बता दिया कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा, जैसे प्रेजेंट की हम बात करें 2023 की, तो प्रेजेंट में किसको बहुमत है? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। और बीजेपी की सरकार है, मंत्रिमंडल किसका होगा? बीजेपी का होगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन यानी लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल्स के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो जनता का चुना हुआ जो सदन है। नेक्स्ट वीडियो हम ये भी लाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में से कौन शक्तिशाली है, इनमें अंतर क्या है दोनों सदनों में। तो संसद पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा चुका है कि संसद क्या है, संसद कैसे कार्य करती है। संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष की व्यवस्था होती है, यानी दोनों अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। जबकि जो प्रेसिडेंटियल प्रणाली हम देखेंगे उसमें एक ही अध्यक्ष होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। फिर इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो राजनीतिक और एक स्थायी। संवैधानिक अध्यक्ष में राष्ट्रपति होता है। संविधान ने किसको शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को दिया है। और वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कौन होता है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रियों का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, तो मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो ये मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री मिलकर वास्तविक शक्तियों को वास्तविक रूप से कार्य करने वाले होते हैं। देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और सरकार का अध्यक्ष यहाँ प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो इसको मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो भूमिका होती है, मुख्य भूमिका में कौन होता है? मंत्रिमंडल होता है या मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद का होता है प्रधानमंत्री। तो सब कार्य हैं वो कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। और मंत्री परिषद में भी आपको क्लियर करा रखा है कि मंत्री परिषद कितने प्रकार के मंत्रियों से बनती है, और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है ये भी बता रखा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मंत्री परिषद एक बड़ा समूह है, जबकि मंत्रिमंडल है एक चुने हुए जो सरकार में मेन भूमिका वाले कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको कहते हैं मंत्रिमंडल। तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं इनके द्वारा लिए जाते हैं। इसको उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। ये जो जनता द्वारा चुना हुआ सदन होता है, हाउस ऑफ पीपुल्स यानी लोकसभा, और जिसको कहते हैं संसद का निम्न सदन, लोगों का सदन, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप अभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि संसदीय प्रणाली का ये कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर होता है कि इसमें उत्तरदायित्व की जो पद्धति है, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होता है। और ये इसकी खूबसूरती भी यही है कि ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार है वो मनमर्जी नहीं कर सकती, वो उसे संसद को उत्तर देना ही पड़ता है। लेकिन संसद का कौन सा सदन, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो फिर वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाउस ऑफ पीपुल्स आप याद रखें, जनता का चुना हुआ जो सदन है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये हमने भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे आधारित है, और ये ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है भारत लंबे समय से, लगभग 200 वर्ष तक, और उसमें 100 वर्ष तक हमने संसदीय प्रणाली को अपने जीवन में देखा है। भारत के संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है संसदीय शासन प्रणाली कितने देशों में है प्रेजेंट में। ये आपके सामने येलो कलर जो है और रेड कलर है, इसमें रेड कलर है, ये प्रेसिडेंटियल प्रणाली है यानी अध्यक्षात्मक है।
और ये जो येलो कलर है ये संसदीय व्यवस्था है। तो इसमें आपके एग्जाम में अगर आ गया कि किस देश में संसदीय शासन प्रणाली नहीं है या किस देश में संसदीय प्रणाली है, तो ये विश्व का मानचित्र है। इसके माध्यम से हम बहुत क्लियर इसको कर पाएंगे। भारत और भारत के पड़ोसी देशों में देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी है, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में भी है, भारत के पड़ोसी एक तो देखो श्रीलंका में नहीं है, और यहाँ चीन में नहीं है क्योंकि चीन में एक पार्टी सिस्टम है। यहाँ म्यांमार में भी नहीं है क्योंकि म्यांमार में प्रेजेंट में सैनिक शासन है। तो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में आप देख पा रहे हैं। और ये अन्य देश हैं, यूरोपीय कंट्रियां हैं जिनमें संसदीय शासन प्रणाली है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है जो कि उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देशों में यही प्रणाली पाई जाती है, प्रेसिडेंटियल यानी अध्यक्षात्मक। तो रेड कलर में अध्यक्षात्मक है और येलो कलर में है ये है संसदात्मक। येलो कलर में जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी देशों को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ फिर श्रीलंका में कौन सी शासन प्रणाली, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि श्रीलंका में कौन सी शासन पद्धति है। देखो ना तो अध्यक्षात्मक है, यहाँ रेड कलर होता नहीं तो, और ना ही येलो है, तो फिर कौन सी शासन पद्धति है ये भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आप जिज्ञासु हैं, पढ़ने के इच्छुक। संविधान में इसकी किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 163 और 164 है वो संसदीय व्यवस्था की बात करता है राज्यों में। राज्य यानी स्टेट। संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष क्या हैं, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अपने गुण और दोष हैं। बिल्कुल सही है कि इसमें गुण भी हैं तो दोष भी हैं। संसदीय व्यवस्था का सबसे खूबसूरत विशेषता और गुण हमने देखा ऊपर, उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय होता है, ये मिलजुल कर कार्य करते हैं। शक्तियों का इसमें सख्त पृथक्करण नहीं होता। सरकार का लचीलापन और सरकार की अस्थिरता इसका अवगुण है, सबसे बड़ा अवगुण है अस्थिरता, यानी सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ये इसमें सबसे बड़ा दोष है कि इसमें सरकार स्थिर होने के चांस बहुत कम होते हैं। और प्रेसिडेंटियल जो प्रणाली होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, उसकी खूबसूरती होती है कि उसमें सरकार की स्थिरता के चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने आज संसदीय शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको पढ़ने में मदद करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।